नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ट्रेंड्स नामक चैनल पे, जहां आज हम बात करेंगे विजय माल्या के अप्स एंड डाउन्स के बारे में। विजय माल्या का जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ। विजय माल्या के फादर विंटल माल्या एक बिजनेसमैन थे, पर विजय माल्या की मेन कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज को विजय माल्या के फादर ने स्टार्ट नहीं किया था। उसे 1915 में थॉमस लेशमैन ने स्टार्ट किया था। विजय माल्या के फादर विंटल माल्या ने 22 साल की उम्र में ही यूनाइटेड ब्रेवरीज को ज्वाइन कर लिया था। 1946 से 47 से ही विंटल माल्या ने यूनाइटेड ब्रेवरीज के स्टेक एक्वायर करना शुरू कर दिया था। मिस्टर विंटल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज के पहले इंडियन डायरेक्टर बने और 1948 में विंटल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज के चेयरमैन बने। 1952 से विंटल माल्या ने ब्रेवरी और डिस्टिलरी बिजनेस को एक्वायर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विंटल माल्या ने पॉलीमर, फूड एक्सेट्रा इन बिजनेस को भी ऐड करना शुरू कर दिया। 1983 में जब विंटल माल्या की अचानक डेथ हो गई तो उसके बाद 22 साल का विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप का चेयरमैन बना। विंटल माल्या की डेथ हुई तो उनके बिजनेस का तब टर्नओवर 350 करोड़ के आसपास था। चेयरमैन बनने के बाद विजय माल्या ने अलग अलग बिजनेस ट्राई करे। उसमें मिले कुछ सक्सेस और फेलियर के बाद विजय माल्या को समझ आया कि असली बिजनेस तो लिक्वर और बियर में है, तो उन्होंने पूरा ध्यान अपना लिक्वर के बिजनेस में दिया। यूनाइटेड ब्रेवरीज के पुराने लोग बताते हैं कि विजय माल्या काफ़ी हार्ड वर्किंग था। विजय माल्या के अंडर यूनाइटेड ब्रेवरीज की लिक्वर बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज की ग्लोबल एक्सपेंशन पर काम करने माल्या अपने मार्केटिंग स्किल से अपने ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहता था और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ। इंडिया में लिक्विड एडवर्टाइजमेंट बैन है, इसलिए विजय माल्या ने अपने लाइफस्टाइल, किंगफिशर कैलेंडर और इवेंट के थ्रू लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जिस तरह विजय माल्या ने अपने आईपीएल टीम्स और विला का नाम रखा था, उससे आपको विजय माल्या के मार्केटिंग स्किल्स का अंदाजा हो जाएगा। 2005 में यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप बना। फोर्ब्स के अनुसार 2007 में विजय माल्या इंडिया का 40th रिचेस्ट पर्सन था और कई साल तक फोर्ब्स की लिस्ट में 100 रिचेस्ट पर्सन तक रहा। अपने बिजनेस इंटेलिजेंट और हार्डवर्क से यूनाइटेड ब्रेवरीज को उसने बहुत ही बड़ा बिजनेस बना लिया था। विजय माल्या के सक्सेस के चलते साउथर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने विजय माल्या को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट की डिग्री दी। 2005 में विजय माल्या ने अपने बेटे के 18वें बर्थडे पे किंगफिशर एयरलाइन शुरू करी। एयरलाइन बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, पर विजय माल्या हवाई सफ़र को लग्जरियस बनाना चाहता था। विजय माल्या ने ट्रैवलर्स को लग्जरियस फैसिलिटी प्रोवाइड करी। विजय माल्या ने ट्रैवलर्स के सेटिस्फैक्शन पे पूरा ध्यान दिया। ट्रैवलर्स को ये भी यूनिक अंदाज बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और किंगफिशर एयरलाइन जल्दी से ग्रो करने लगी। जल्दी से 25% ट्रैवलर्स किंगफिशर एयरलाइन का यूज़ करने लगे और किंगफिशर एयरलाइन इंडिया की सेकंड बड़ी एयरलाइन बन गई। बट फिर भी किंगफिशर एयरलाइन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं थी। पर किंगफिशर एयरलाइन के शुरुआती सक्सेस के बाद विजय माल्या ने उसके ग्लोबली यानी इंटरनेशनल लेवल पे शुरू करने का फैसला किया। इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए यह कंडीशन थी कि वो एयरलाइन को कम से कम 5 साल पहले शुरू हुई हो, बट किंगफिशर को स्टार्ट हुए अभी 2 साल ही हुए थे। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए उसने एयर डेक्कन, जो कि 4 साल पुरानी कंपनी थी, उसको खरीद लिया। अब इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए विजय माल्या को बस 1 साल और रुकना था। किंगफिशर पे पहले ही बहुत सारा डेप्थ था और कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल भी नहीं हुई थी, और अब एयर डेक्कन खरीदने से डेप्थ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। किंगफिशर की लग्जरी फैसिलिटी की वजह से इसकी टिकट प्राइस भी ज़्यादा थी। वहीं एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी थी। विजय माल्या ने एयर डेक्कन का नाम बदल के किंगफिशर रख दिया, जिससे उसको किंगफिशर का ब्रांड भी मिल गया और उसके प्राइस भी कम रखे। विजय माल्या को ऑर्डिनरी चीज़ें पसंद ही कहाँ थी, इसलिए विजय माल्या ने किंगफिशर रेड में भी धीरे धीरे लग्जरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से किंगफिशर एयरलाइंस के कस्टमर भी किंगफिशर रेड से ट्रैवल करने लगे। अब स्पेशल सर्विसेज की वजह से किंगफिशर रेड के प्राइस भी बढ़ने लगे और फिर ट्रैवलर किसी कम प्राइस एयरलाइन को चुनने लगे। उसके बाद द सेम टाइम क्रूड ऑयल के रेट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे और 140 पर बैरल तक पहुंच गए। रुपये की वैल्यू भी कम होने लगी और रिसेशन भी आ गया था। इन सब कारणों की वजह से एयरलाइन की तकलीफ़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। माल्या ने डोमेस्टिक ऑपरेशन प्रॉफिटेबल होने से पहले ही इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू कर दिया, और इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फंड चाहिए होता है। विजय माल्या ने कुछ ऐसे भी रूट रखे थे जिन पे फ़्लाइट बहुत ही कम ऑपरेट होती हैं, और विजय माल्या का ये प्लान भी अनसक्सेसफुल रहा। विजय माल्या ने किंगफिशर की प्रॉफिटेबिलिटी की जगह एक्सपेंशन पे ध्यान दिया, जिसकी वजह से किंगफिशर को बहुत ही ज़्यादा लॉसेस हो गए और किंगफिशर एयरलाइन उससे कभी
उबर ही नहीं पाई। जब चीज़ें हाथ से बाहर जाने लगी तब विजय माल्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने लगा। तब इतिहाद एयरवेज किंगफिशर में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड थी, पर उस टाइम एफडीआई अलाउड नहीं थी। फिर विजय माल्या ने एफडीआई अलाउड करने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी करी। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतिहाद एयरवेज गवर्नमेंट के एफडीआई अलाउंस का वेट करता रहा। इन सब प्रॉब्लम्स के चलते चलते विजय माल्या ने सबसे पहले किंगफिशर रेड बंद करी। फिर किंगफिशर एयरलाइन के एम्प्लॉयज़ को 7 मंथ से सैलरी नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने स्ट्राइक करी और किंगफिशर एयरलाइन का ऑपरेशन भी बंद हो गया। कुछ देर बाद जब गवर्नमेंट ने एफडीआई अलाउड कर दिया तो इतिहाद एयरवेज ने जेट एयरवेज में इन्वेस्ट किया। एयरलाइन के बिजनेस को बहुत ही इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। माल्या अपने प्लान पे काफ़ी कॉन्फिडेंट था, इसलिए उसने किंगफिशर के लिए 1500 करोड़ लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी। पर जब किंगफिशर एयरलाइन बंद पड़ी, किंगफिशर पे करीब 9000 करोड़ का लोन था जो विजय माल्या चुका नहीं पाया। इसके चलते विजय माल्या और बैंक्स के बीच में कुछ मीटिंग्स भी हुई थी, जिसके दौरान विजय माल्या बैंक्स को 9000 करोड़ में से 6600 करोड़ देने के लिए राज़ी था, पर बैंक ने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। और 2 मार्च 2016 में विजय माल्या ब्रिटेन भाग गया और विजय माल्या पे करीबन 9000 करोड़ लोन डिफ़ॉल्ट करने के केस में वांटेड है। बैंक्स ने भी बिना कुछ देखे विजय माल्या को बड़े बड़े लोन सैंक्शन किए थे। जब किंगफिशर अच्छी चल रही थी तब तक सब ठीक था, बट जब प्रॉब्लम आई तब किंगफिशर उससे उभर ही नहीं पाई। किंगफिशर के पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट भी नहीं था जो इसका सॉल्यूशन सके और किंगफिशर एयरलाइन को फिर से प्रॉफिटेबल बना सके। यह एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड कंपनी है और इसके पिछले 10 साल के लॉसेस आप देख सकते हो। इन लॉसेस के चलते एयर इंडिया को रेगुलर फंड प्रोवाइड पड़ रहा है और ये अमाउंट किंगफिशर के लोन अमाउंट से बहुत ही ज़्यादा है। किसी भी एयरलाइन कंपनी को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल चाहिए होता है। अगर आपको हमारी ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।